आज ये हमारा जनरल साइंस का पहला टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें बात करेंगे, ये सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है, यूपीएससी, एमपीपीएससी और ऑल अदर स्टेट के जो पीएससी है, प्री मेंस सबके लिए। तो जिस तरह से जनरल साइंस के क्वेश्चन आते हैं वैसे ही हम डिस्कस करेंगे। कुछ खास डिटेल में नहीं जाएंगे, कोई डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, जो सिंपल है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं उसी तरह के, चाहे वो प्री के लिए हो या मेंस के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि विज्ञान क्या है। जब विज्ञान पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा जानकारी भी होनी चाहिए, डेफिनेशन। विज्ञान क्या है? तो सामान्य जैसे कोई अपना अनुभव बताए तो हम उसको विज्ञान नहीं मानते। विज्ञान हम उस चीज को मानते हैं यदि वो वास्तविक अनुभव उसने खुद करके देखे हो, कोई प्रयोग किया हो, कोई परीक्षण किया हो, फिर वो बताए। ये नहीं कि रात के सो रहा है, सोते सोते कुछ सोच लिया उसे बोल दिया विज्ञान। नहीं, विज्ञान का मतलब है जो खुद उसने अनुभव, प्रयोग, परीक्षण करके देखा हो, और यदि फिर परीक्षण करे तो उसे परिणाम मिले, तो वो विज्ञान कहलाएगा। यानी वास्तविक अनुभवों, प्रयोगों एवं परीक्षण से प्राप्त तथ्यों के आधार पर जो सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान होता है उसे विज्ञान कहते हैं। जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हो कि प्राचीन काल में जब लोगों को पता नहीं था तो इतना, जैसे ये कहा गया कि पृथ्वी जो है, सूर्य जो है, ये पृथ्वी है और ये सूर्य है। सूर्य कहा गया कि पृथ्वी का चक्कर लगाता है, पहले ही बोला गया। क्यों? क्योंकि उस समय ऐसी कुछ व्यवस्था नहीं थी जिससे प्रूफ कर सके। लेकिन जब टेलीस्कोप का आविष्कार हुआ और अन्य प्रकार के आविष्कार, नई खोजें हुई, तो उनसे क्या प्रूफ हुआ कि नहीं, पृथ्वी नहीं घूम रही, ओ सॉरी, सूर्य नहीं घूम रहा, सूर्य केंद्र में है और ये पृथ्वी घूम रही है उसके चारों ओर। तो कैसे? प्रयोग परीक्षण के माध्यम से प्रूफ हुआ ना, तब उसको हम फिर विज्ञान की संज्ञा दे देंगे। यानी कि जब अनुभव, प्रयोग, परीक्षण से कोई बात प्रूफ हो जाए तो उस सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। तो ये आपको विज्ञान की परिभाषा याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद बात करें कि इसको हम तीन स्तर में देखते हैं, एक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। तो फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? विज्ञान में, फिजिक्स में पढ़ते हैं प्राकृतिक घटनाओं को। जैसे सूरज उगते या डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है, ठीक है, आसमान का कलर नीला क्यों है, इस टाइप की जो चीजें प्राकृतिक है। फल जो पेड़ से वो नीचे को ही क्यों गिरता है, ये सारी प्राकृतिक चीजें हैं, ठीक है, वो सब फिजिक्स में पढ़ी जाती हैं। केमिस्ट्री में क्या पढ़ा जाता है? जो भी प्रकृति की जो भी चीजें हैं, जो भी पदार्थ हैं, उनके बारे में कि ये पदार्थ कैसे बना है, इसकी संरचना क्या है, पदार्थ के गुण क्या है, इन पदार्थों में परिवर्तन कैसे होता है, परिवर्तन के नियम क्या है। तो ये सारी चीजें आएंगी केमिस्ट्री में। यानी घटनाएं पढ़ेंगे प्रकृति की फिजिक्स में, और प्राकृतिक जो पदार्थ है उनकी संरचना, उनके गुण, उनमें किस तरह से परिवर्तन होता है, ये सारी चीजें पढ़ी जाती हैं केमिस्ट्री में। हो गया। इसके बाद बायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं? बायोलॉजी में जीव मतलब सजीवों की क्रिया विधि को पढ़ते हैं, जीवधारियों के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे सूक्ष्म जीव हो, उन सब के बारे में पढ़ा जाता है बायोलॉजी में। जैसे जूलॉजी एक विषय हो गया, दूसरा बॉटनी, बॉटनी में पेड़ पौधों के बारे में, जूलॉजी में जंतुओं के बारे में। तो जूलॉजी का यदि कभी फादर पूछा जाए प्री में तो अरस्तु को बोलते हैं, और बॉटनी का थियोफ्रेस्टस। ये दो शब्द याद रखने, थियोफ्रेस्टस बॉटनी और जूलॉजी का अरस्तु को। अब जो केमिस्ट्री में हम जो पदार्थों का कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, उनका परिवर्तन पढ़ते हैं, तो पदार्थ को दो स्तर में बांट लेते हैं, एक कार्बनिक पदार्थ, एक अकार्बनिक। कार्बनिक में जिनमें कार्बन पाया जाता है, और अकार्बनिक में जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता। तो ये आगे हम देखेंगे जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे। और फिजिक्स में साउंड हो गया, लाइट हो गया, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इन सब के बारे में पढ़ेंगे हम, किसमें? फिजिक्स में, ठीक है। अब यदि हम बात करें एक प्री के लिए फैक्ट कि आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता किसे मानते हैं, तो लोबोसियर को मानते हैं। ये याद नाम रखना है आपको, आधुनिक यानी मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर कैसे बोलते हैं, तो लोबोसियर को। और सर्वप्रथम जीव विज्ञान जो शब्द है किसने दिया था, तो लेमार्क एवं ट्रेविलेनस ने दिया था, ठीक है। तो ये बेसिक है प्री के लिए, और थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन था कि फिजिक्स में क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, विज्ञान की डेफिनेशन हो गई। अब बेसिक चीज आते हैं जो एमपीपीएससी में सिलेबस में रहता है, ठीक है, उसकी बात करें। तो सिलेबस में गति के नियम है, गति, न्यूटन के गति के नियम, तो उनके बारे में बात करेंगे। एग्जाम में आया भी है, प्री में, मेंस में, सभी एग्जाम में आते हैं, किसी भी स्टेट का दो या कोई भी, जहां भी जनरल साइंस सिलेबस में होगा हर जगह आता है। तो सबसे पहले बात करें कि गति क्या है, यानी मोशन क्या है, फिर इसके नियम बाद में देखेंगे। तो गति
तो एक सिंपल डेफिनेशन, समय के साथ स्थान में परिवर्तन को हम गति कहते हैं। देखिए ऐसे समझिए कि कोई चीज गति में, मान लीजिए ए क्या है, एक मकान है, ओके, और ए क्या है, यहाँ पे एक पेड़ है, ठीक है। ए हमेशा यहीं पे रहेगा, ये मकान हम ही, आज मान लीजिए सुबह के 10 बजे हैं, तो 10 बजे भी ये पेड़ मकान यहीं पे रहेंगे और शाम के 10 बजे भी यहीं रहेंगे, यानी समय के साथ इनकी पोजीशन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो एक गति नहीं कहलाएगी। समझिए, समय के साथ स्थान में परिवर्तन होना चाहिए। तो समय सुबह के 10 है तो भी जहाँ के तहाँ खड़े हैं, और रात के 10 बजे भी यहीं खड़े हैं। लेकिन यदि इस पेड़ को हम हटा देते हैं, ठीक है, इस पेड़ को हमने हटा दिया, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। यदि यहाँ पे क्या है, एक गाड़ी खड़ी है, ठीक है, ये हो गई एक गाड़ी, ठीक है। अब अभी सुबह 10 बजे यहाँ पे है, ठीक है, 10:05 में यहाँ पे आ गई, यानी इसमें परिवर्तन हो गया समय के साथ। पेड़ वहीं खड़ा था तो वो गति नहीं कहलाएगी। यानी गति के लिए दो चीजें चाहिए, क्या चाहिए, समय चेंज हो तो स्थान चेंज होना चाहिए। यानी 10 बजे घर के सामने थी गाड़ी और 10:05 में घर से 1 किलोमीटर दूर पहुंच गई। तो कहने का मतलब समय के साथ स्थान में परिवर्तन हो रहा हो तो इसे गति कहते हैं। ये सिंपल डेफिनेशन है, आपको याद रखना है। फिर से एक बार समझिए, गति क्या है, समय के साथ स्थान में परिवर्तन हो दो वस्तुओं के बीच में। जैसे ट्रेन चलती है तो पेड़ हमें भागती हुई, तो पेड़ तो इस तरह, ट्रेन चल रही है तो ट्रेन मतलब समय जैसे जैसे बदलेगा पोजीशन बदलती जाएगी। तो किसी भी पदार्थ में समय के साथ यदि स्थान परिवर्तन हो रहा हो तो वो गति में कहलाता है, और स्थान में समय भर बदल रहा हो, स्थान ना बदल रहा हो तो वो गति नहीं होगी। ऐसे ही विराम अवस्था क्या होती है, यानी समय के साथ पोजीशन ना बदले। जैसे एक घर एक पेड़ जहाँ पे है हमेशा वहीं पे रहेंगे, तो समय बदला लेकिन पोजीशन नहीं बदली, तो वो विराम अवस्था कहलाएगी। तो दोनों याद रखना है, गति अवस्था मतलब गति क्या है और विराम अवस्था क्या है, यानी रेस्ट, पोजीशन और मोशन, ओके। इसके बाद बात करें डिस्टेंस क्या होती है, तो कुल समय में कुल तय की गई दूरी डिस्टेंस कहलाती है। अभी इसको समझेंगे थोड़ा सा। और एक शब्द आता है डिस्प्लेसमेंट, यानी विस्थापन, यानी हिंदी में डिस्टेंस को बोलते हैं दूरी और डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं विस्थापन। इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, समझिए। कुल समय में कुल तय की गई दूरी का मार्ग कहलाता है डिस्टेंस, यानी कुल मान ले 1 घंटे में कुल कितना मार्ग किसी ने तय किया गया वो उसकी दूरी है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है या विस्थापन, तो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं, विस्थापन। यानी और संक्षेप में कहें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी सबसे पास की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, यानी सबसे पास की दूरी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब इन दोनों में अंतर समझ लीजिए। मान लीजिए ए बी सी 3 पॉइंट है, ठीक है। एक बंदा है यहाँ पे, ठीक है, ए से चला बी में आया, तो मान लीजिए 10 किलोमीटर है पूरा, ए 8 किलोमीटर है बी से सी, ये बी में आया, बी से चला सी में आया, तो मैं कहूं कि कुल दूरी इसने कितनी तय की, तो कुल इसने दूरी तय की 8 धन 10 + 8 = 18, इतनी दूरी तय की। तो दूरी यदि आपसे डिस्टेंस पूछी जाए तो कुल समय में तय किया गया मार्ग 18 किलोमीटर है, उसका ध्यान रखना। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो ए से चला बी सी, फाइनल कहाँ पे आया, सी में आया, फाइनल कहाँ, ए से चला था, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा ए से सी के बीच का जो सबसे सीधा रास्ता होगा, बिल्कुल सीधी लाइन से मिला दो, जो आएगा वो कहलाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए 5 किलोमीटर आया, ठीक है, वो गया नहीं है, गया इसी रास्ते से, पहले बी फिर सी आया, तो वो दूरी हो गई 18, लेकिन इसका विस्थापन कहलाएगा 5 किलोमीटर। यानी विस्थापन का मतलब होता है दो जगहों के बीच की सबसे पास की दूरी। मान लीजिए कोई रास्ता ऐसा 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 इस तरह से है, यहाँ पे कोई आ गया, तो लास्ट में जहां से आया उस पॉइंट से, जहां से जिसने शुरू किया था इस पॉइंट, तो इसको जोड़ने से जो सबसे पास का जो पॉइंट होता है उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और कुल दूरी को डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। जैसे फिर किसी एक बार समझिए, कोई व्यक्ति ऐसा गया, फिर ऐसा आया, फिर ऐसा आया, फिर ऐसा गया, यहाँ आके रुक गया, ठीक है, यहाँ के रुक गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ए वाली इतनी दूरी कहलाएगी इसकी डिस्प्लेसमेंट, और दूरी कहलाएगी पूरा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, यानी सबसे पास का रास्ता होता है। तो आई थिंक अब आप समझ रहे होंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है और डिस्टेंस क्या है, ठीक है। तो विस्थापन मतलब सबसे नजदीक का
रास्ता, और डिस्टेंस मतलब उसने टोटल दूरी जो तय की हो। आई थिंक अब यहाँ पे आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। अगला देखिए, स्पीड क्या है। तो आपने जो कुल दूरी तय की थी, ऊपर मैंने जो बताया, आपने कुल दूरी कितनी तय की है, ऊपर 18 किलोमीटर तय की है, और मान लीजिए वो आपने 3 घंटे में तय की है, तो कुल स्पीड हो जाएगी यहाँ पे, आपकी कुल स्पीड हो जाएगी, यहाँ पे आपको देखना है 18/3 ये हो जाएगी कुल। ओके, और वेलोसिटी आपका कितनी हो जाएगी, वो आपको विस्थापन बटे समय करना है, यानी डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। देखिए स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटे टाइम, और वेग बराबर, वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट मैंने वहां पे आपको 5 बताया, तो 5/3 घंटे कर दो तो आपका आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो ये है दोनों में अंतर, किसमें किसमें, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है, वो एक होता है कुल दूरी, एक होती है सबसे नजदीक की दूरी, और एक है स्पीड। स्पीड में कुल दूरी बटे टाइम, और स्पीड के बाद वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट, जो सबसे पास का मैंने बताया था कि ये वाला 5 है, इसको जोड़ोगे 5 आएगा मान लो, तो सबसे पास का जो रास्ता था वो डिस्प्लेसमेंट, तो उसको जोड़ के बटे 3 कर दोगे तो आपका वेग आ जाएगा। तो ये दो आपको याद रखना है, क्योंकि अभी आगे आने वाले में द्वितीय समीकरण जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन का गति का दूसरा नियम है, उसमें बहुत ज्यादा उपयोग है, तो मैं वहां नहीं बताऊंगा, इसलिए आप अच्छे से इसको यहाँ पे समझ लो। ओके, अब अगला बात करेंगे कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। तो यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड दो टर्म यूज किए जाते हैं। तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम, यानी समान अंतरालों में समान दूरी तय करना। मान लीजिए एक गाड़ी है, 1 घंटे में 5 किलोमीटर गई, दूसरे घंटे में, ठीक है, 10 किलोमीटर, तीसरे घंटे में 15 किलोमीटर। तो देखिए हर 1 घंटे में 5 की स्पीड से चल रही है, तो समान अंतराल में समान दूरी, हर 1 घंटे में 5 किलोमीटर ही जा रही, तो इसे बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। वेरिएबल स्पीड क्या होती है, समान समय अंतरालों में असमान दूरी, यानी 1 घंटे में चली जाए 5 किलोमीटर, दूसरे घंटे में पहुंची 5, ये हो गया था 8 किलोमीटर, तीसरे घंटे में पहुंच गई 14 किलोमीटर। ठीक है, तो देखिए ये हर घंटे में 5 किलोमीटर बढ़ रही थी, लेकिन ये हर घंटे में 5 नहीं बढ़ रही, यहाँ पहले घंटे में 5, फिर 3, फिर 6, तो ये वेरिएबल है, तो इसको बोलेंगे समान समय अंतरालों में असमान दूरी, और यह समान अंतरालों में समान दूरी है, यानी हर 1 घंटे में 5 किलोमीटर जा रही थी, लेकिन ये फिक्स नहीं है, हर 1 घंटे में बदल रही है इसकी दूरी। तो एक हो, इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड, इसको बोलेंगे वेरिएबल स्पीड। बहुत बेसिक टर्म है, कभी लिखने को आ जाए या मल्टीपल चॉइस में आ गए तो आप लगा पाओगे। यदि आपसे पूछ जाए एवरेज स्पीड क्या होती है, यानी औसत चाल क्या होती है, तो टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। मान लीजिए जैसे मैंने ऊपर ये वाला एग्जांपल दिया कि 1 घंटे में 5, दूसरे में 10 किलोमीटर तक पहुंची, तीसरे में 15, तो टोटल कितना समय हुआ, 3 घंटे। टोटल दूरी कितनी हुई, 5, फिर 5 है, मतलब टोटल 15 किलोमीटर चली है ना, टोटल 3 घंटे में 15 गए ना, तो इसका एवरेज हो जाएगा 15/3। ठीक है, एवरेज स्पीड। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, कुल डिस्प्लेसमेंट। अब यदि डिस्प्लेसमेंट, दूरी की जगह डिस्प्लेसमेंट जो मैंने बताया कि जितनी भी कोई चीज चले जो सबसे नजदीक का रास्ता हो कर दो तो डिस्प्लेसमेंट, तो उसमें फिर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो ये टर्म बिल्कुल एक एक टर्म आपको एग्जाम के लिए उपयोगी है, और आगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में भी ये उपयोगी होंगे। अब गति के जो नियम है उसमें हम पहला नियम पढ़ेंगे, लॉ ऑफ मोशन पहला। ठीक है, तो गति का जो पहला नियम है, भौतिक के पिता कहलाते हैं न्यूटन, इनकी पुस्तक का नाम है प्रिंसिपिया, जो 1887 में आए थे, 1887। ये आपको याद रखना है, ये डेट याद रखना है, और बुक नाम याद रखना, प्रिंसिपिया किसकी बुक है, तो न्यूटन की है। और इसमें इससे क्या जानकारी मिली, लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो ये लिखने को भी आ सकता है मेंस में भी इसके बारे में, और प्री में भी ये बुक का नाम पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखें गति के समीकरण का पहला नियम क्या कहता है। एग्जाम के लिए प्री और मेंस बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, गति का प्रथम नियम क्या कहता है। तो एक शब्दावली आप और जान लीजिए, एक शब्दावली का नाम है इनर्शिया इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं उसको जड़त्व। तो इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया की मीनिंग यदि आपसे बताऊं तो वस्तु का वह गुण जो अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। अवस्था दो हो सकती है किसी वस्तु में, या तो वो विराम में होगी या तो वो गतिमान में होगी, यानी अवस्था परिवर्तन का जो गुण को वो रोकती है,
तो वो कहलाता है जड़त्व। तो अवस्था दो हो सकती है, या तो कोई विराम में होगा या गतिमान में होगा, दो ही हो सकती ना। तो इसमें परिवर्तन, मान लीजिए जैसे एक यहाँ पे मैं कहूँ, ये क्या है, ये बैग है, ठीक है, ये हैंडल है बैग का, ये बैग यहाँ पे पड़ा है, सामान रखा है। तो जब तक इसको आप उठाओगे नहीं, टच नहीं करोगे, धक्का नहीं मारोगे, ढकेलोगे नहीं, जब तक वो हमेशा यहीं रखा रहेगा। यानी वो यदि विराम में है तो विराम में रहेगा जब तक आप उसमें धक्का नहीं मारोगे। बात सही है। एक दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई गाड़ी जा रही है, तो जब तक आप उसमें ब्रेक नहीं लगाओगे या उसको रोकोगे नहीं, वो चलती ही रहेगी यदि उसमें कोई इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। जैसे ये फर्श है, इसमें एक बॉल छोड़ो, लुढ़कते चली जाएगी, यदि उसमें आप रोक दोगे तभी रुकेगी। अभी मैं और इसका अच्छे से समझाऊंगा, अभी के लिए इतना, बाकी वो रुक तो जाएगी, ना रोकोगे तब भी, वो कारण अलग है, वो फ्रिक्शन की वजह से रुक जाती है। जैसे कोई बॉल जा रही है फर्श में, तो आप ना भी रोकोगे तब भी कुछ देर बाद रुक जाएगी, तो उसमें भी कोई ना कोई बल लग रहा है, उसे बोलते हैं फ्रिक्शन। यानी फर्श बिल्कुल चिकनी तो होती नहीं है, तो फर्श भी कुछ ना कुछ बल हमेशा लगाती रहेगी उस बॉल को रोकने के लिए, तो आगे जाके रुक जाएगी, या खुद आप रोक दोगे तो रुक जाएगी। यानी यदि आप इस बैग को हिलाओगे नहीं, उठाओगे नहीं, धक्का नहीं मारोगे, तो हमेशा यहीं रखा रहेगा। तो ये बोलते हैं विराम अवस्था। यदि कोई बॉल जा रही है, उसको आप जब रोकोगे तो रुक जाएगी। तो जड़त्व का नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु किसी भी अवस्था में है, वो उसी अवस्था में हमेशा रहेगी जब तक उसमें आप क्या नहीं करोगे, किसी भी प्रकार का बाहरी बल नहीं लगाओगे। तो ये ध्यान रखना है, इसे कहते हैं जड़त्व का नियम। और यही प्रथम नियम है किसका, न्यूटन की गति का, कि जो वस्तु जिस अवस्था में होती है उसी अवस्था में हमेशा रहना चाहती है जब तक भी उसमें कोई बल ना लगाया जाए। बिल्कुल मैंने बहुत समान शब्दों में बता दिया है, लिखने को आएगा, आप ऐसे लिखोगे। जैसे जड़त्व की परिभाषा इंग्लिश में भी यहाँ दी है, ये रेजिस्टेंस होता है ऑफ एनी फिजिकल ऑब्जेक्ट, किस लिए, चेंज इन इट्स पोजीशन एंड स्टेट ऑफ मोशन। यानी इसकी पोजीशन और स्टेट ऑफ मोशन को क्या करता है, बनाए रखता है, पोजीशन को और स्टेट ऑफ मोशन को, यानी विराम अवस्था को और गतिमान अवस्था को हमेशा बनाए रखना चाहती है। प्रॉपर्टी जो होती है वो इनर्शिया कहलाती है। इसी के आधार पर गति का पहला नियम बना है। अब किसी वस्तु का मास कितना है, उसका इनर्शिया उस पर डिपेंड कर। मान लीजिए यहाँ मैं एक चट्टान दे दूं, इसका वजन दे दूं 5 kg, एक चट्टान दे दूं, उसका वजन दे दूं 200 kg। अब बताइए आप किसको आसानी से खिसका सकते हैं, 5 kg वाली को आसानी से खिसका देंगे, 200 वाली आपकी बस की बात नहीं है। तो यानी इसका इनर्शिया ज्यादा है कि इसका, तो जो बड़ी है उसमें इनर्शिया ज्यादा होता है। तो मास जिसका ज्यादा होगा उसका इनर्शिया उतना ही। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, ये मालूम होगा आपको। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि जैसे मास ज्यादा होगा तो उसका इनर्शिया ज्यादा होगा, ऐसे बढ़े तो वो डायरेक्ट, यदि मास कम होगा तो इनर्शिया कम होगा। यानी आप 5 किलो की चट्टान को तुरंत खिसका सकते हो, लेकिन 2000 किलो या 200 किलो की चट्टान को नहीं खिसका पाओगे। यानी भारी वस्तु का जड़त्व अधिक होता है, तो 200 किलो वाली का जड़त्व अधिक होगा और 5 किलो वाली का जड़त्व कम होगा। तो जड़त्व भी कहीं पे डिपेंड करता है, किसी भी वस्तु के मास पे डिपेंड करता है। बिल्कुल आपको याद रखना है, रट के रखना है कि जड़त्व क्या है, मास क्या है, ठीक है। तो मास अधिक है तो जड़त्व अपने आप उसका अधिक होगा। यदि वो विराम में है तो विराम में। यदि कोई भारी, मान लीजिए कोई ट्रक जा रहा है, तो आप उसको रोक पाओगे, ट्रक नहीं रोक पाओगे ना, बहुत भारी है, उसका मास बहुत भारी है, आप नहीं उसे रोक पाओगे अपने हाथ से। लेकिन कोई खिलौना की गाड़ी है छोटी सी, वो चल रही है, तो उसको आप अपने हाथ से रोक दोगे। क्यों, क्योंकि चाहे, या कोई खिसका, क्योंकि उसका मास कम है तो उसके लिए इनर्शिया उसका कम रहेगा। तो इस तरह की चीजें याद रखना कि यदि इनर्शिया ज्यादा है तो यदि मास ज्यादा है तो इनर्शिया ज्यादा होगा, उसको खिसकाने में ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो किसी भी वस्तु की अवस्था परिवर्तन के लिए बाह्य बल आवश्यक होता है, यही है न्यूटन का पहला नियम। या और बिल्कुल मैं सिंपल भाषा में कहूं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, यदि आपको एग्जाम में लिखने को आ जाए, ठीक है, तो आप सिंपल लिखोगे कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो हमेशा विराम अवस्था में रहना चाहिए, यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो हमेशा गतिमान अवस्था में रहना चाहिए, जब तक कि उसमें कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। ये है न्यूटन का समीकरण, न्यूटन के गति का पहला नियम। यानी यदि बॉडी रेस्ट पोजीशन में है तो ऑलवेज रेस्ट में रहेगी, यदि बॉडी मोशन में है तो ऑलवेज मोशन में रहेगी, जब तक कि उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए। अब आप समझ गए होंगे। और यदि पहला नियम लिखने को आए तो एग्जाम में आप इसी तरह लिखेंगे। अब यदि क्वेश्चन आता है कि न्यूटन के नियम के
उदाहरण लिखिए, क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन आ चुका है मेंस में कि न्यूटन का जो द्वितीय नियम है गति का, उसके उदाहरण लिखिए। तो ऐसे ही प्रथम नियम का भी आ सकता है। तो आप एक उदाहरण आप समझिए, मान लीजिए मैंने शॉर्ट में उदाहरण लिखे, आपको यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे कोई गाड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी है, आप इसके अंदर बैठे हैं, ठीक है, ये बैठे हैं आप। यदि ये गाड़ी जा रही है और अचानक ब्रेक लग जाए तो आप इसमें आगे की ओर जाएंगे। कैसे? देखिए, जब गाड़ी जा रही थी यानी गाड़ी मोशन में है और आप भी गाड़ी के साथ मोशन में हो, गाड़ी में अचानक ब्रेक लगा, गाड़ी रुक गई, तो जो आपकी जो बॉडी का लोअर पोर्शन है वो सीट में रखा है। तो लोअर पोर्शन सीट में, तो जैसे ही गाड़ी रुकी आपकी बॉडी का लोअर पोर्शन सीट गाड़ी के साथ रुक गया, लेकिन अपर पोर्शन अभी भी गति में है, क्योंकि वो बहुत लंबे समय से गति में चला रहा है, तो वो अभी भी गति में जाएगा, इसलिए आप आगे को झुक जाएंगे। आप अच्छे से इसको समझिए कि यदि गाड़ी चल रही थी, अचानक ब्रेक लगा तो गाड़ी रुकी, तो आपका जो लोअर पोर्शन जो सीट में है वो आपका गाड़ी के साथ रुक जाएगा, लेकिन अपर पोर्शन अभी भी गतिमान है, तो आप आगे को झुकेंगे। इसी तरह यदि गाड़ी कोई खड़ी है, आप बैठे हैं, अचानक से चल दे तो आप पीछे की ओर जाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसी गाड़ी ने चला तो लोअर पोर्शन आपकी बॉडी का सीट में है, तो वो गाड़ी के साथ चल देगा, लेकिन अपर पोर्शन अभी भी रेस्ट में है, तो वो रेस्ट में है यानी वो पीछे को हो जाएगा, और नीचे का पोर्शन आगे वो आ जाएगा, तो आप पीछे को झुक जाएंगे। इसी तरह यदि आप मोड़ में मुड़ते हो, ठीक है, तो मोड़ ऐसी है लेकिन आप दूसरी साइड को मुड़ते हो, क्योंकि आप ऐसे जा रहे थे ऐसे, लेकिन अचानक, देखिए इसको मोड़ वाले को भी एक बार आप समझ लीजिए कैसा एग्जाम्पल है। मान लीजिए ये एक ऐसी मोड़ है, ठीक है, और आप ऐसे आ रहे थे, आप ऐसे आ रहे थे, सीधे जा रहे हैं, सीधे जा रहे हैं, सीधे, अचानक आ गई मोड़। अब आप अचानक आई ना, लेकिन आप सीधे जा रहे थे, तो और आपकी गाड़ी ऐसे मुड़ गई, तो आप सीधे थे, तो आपकी बॉडी अभी भी सीधे जाना चाहेगी, लेकिन गाड़ी मुड़ रही है तो लोअर पोर्शन क्या होगा, गाड़ी के साथ मुड़ जाएगा, लेकिन अपर पोर्शन अभी भी ऐसा जाना चाहेगा, तो आप अलग डायरेक्शन में झूम जाएंगे। तो ये मोड़। इसी तरह मान लीजिए कंबल है, उसमें धूल है, यदि आपने उसको डंडे से ठोका तो उसकी धूल गिर जाएगी। क्यों? जैसे डंडे से ठोका तो कंबल क्या है, मोशन होगा, हिले डुलेगा, लेकिन धूल के कण अभी भी स्थिर है ना, तो वो स्थिर है, वो नहीं हिले डुलेंगे, तो वो गिर जाएंगे। इसी तरह पेड़ की शाखा से जो फल गिरता है, मान लीजिए आप डाल हलाइए किसी पेड़ की, तो दाल जब हलेगी लेकिन फल उसके अभी भी रेस्ट पोजीशन में रहना चाहेंगे, तो जैसी दाल हली लेकिन फल रेस्ट में रहना चाहेंगे तो फल गिर जाएंगे। तो ये न्यूटन की गति के नियम है जो आपको मालूम होना चाहिए। यदि एग्जाम्पल लिखने को आ जाए तो आप लिखोगे। एक इसका और एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए एक गिलास है, ठीक है, इसमें एक कार्ड रख दीजिए और उसके ऊपर एक सिक्का रखिए। यदि बहुत तेजी से इस कार्ड में उंगली से धक्का मारिए कि कार्ड बाहर निकल जाए तो सिक्का पानी में गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्ड मोशन में है, वो निकल गया, लेकिन सिक्का तो रेस्ट में था ना, वो अभी भी रेस्ट में रहना चाहेगा, तो वो यहीं रहेगा और नीचे गिर जाएगा गिलास में। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो न्यूटन के गति के नियम कहलाते हैं, और प्रथम नियम के सारे एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए। यदि मेंस में लिखने को आता है तो आप इन्हीं को लिखेंगे, ठीक है। तो ये लेसन कंप्लीट हुआ। इसमें एक डेफिनेशन देख लो, फोर्स क्या होता है? वह बाह्य कारक है जो वस्तु की अवस्था परिवर्तन करता है या करने की चेष्टा रखता है। जैसे मैंने कहा कि ये भारी बैग है, आपको उठाना है, तो जब आप उठाओगे या धक्का मारना है तो आप धक्का मारोगे तो वो बल कहलाएगा, जो आपने ताकत लगाई है वो क्या है, बल है। तो हो सकता है आपसे खिसक जाए या ना खिसके, तब भी वो बल कहलाएगा, यानी परिवर्तन हो भी सकती है पोजीशन, या भारी होने की वजह से परिवर्तन नहीं हुआ लेकिन आपने बल तो लगाया ना। तो इसलिए डेफिनेशन में बोलेंगे कि वह बाह्य कारक जो वस्तु में की अवस्था में परिवर्तन करता है या करने की चेष्टा रखता है। यानी भले आप इतना भारी है कि आपने बड़ी चट्टान में धक्का लगाया, वो खिसकी नहीं, लेकिन आपने बल लगाया, बल लगा है, ठीक है। तो ये फोर्स की डेफिनेशन हो गई। अब न्यूटन के गति का दूसरा नियम, लेकिन आपको पहला नियम हर हाल में बनना चाहिए, तो तभी आपको दूसरा नियम समझ में और आसानी से आएगा, जो कि मैंने इसमें कुछ बेसिक टर्म बताए, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, तो ये भी आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी काम आएंगी आगे द्वितीय नियम में। ओके, थैंक यू।